बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मौका दिया है 27वीं आईनी तरमीम जो आज ऐवान में ले हुई है उसके हवाले से बात करने के लिए। आज हमारे पास ये तरमीम आई है बाकायदा, कल ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर हुई है। कुछ वक्त से इस तरमीम के हवाले से बात हो रही थी, बल्कि मैं कहूँगी कि कुछ महीनों से क़यास आराइयाँ थीं कि कोई तरमीम आ रही है, और हमने बार बार मीडिया को ये बताया कि हमारे इल्म में इस तरमीम के हवाले से कोई इत्तला नहीं, ना हमें ऑफिशियली बताया गया, लिहाजा हम किसी भी स्पेक्युलेशन पर रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर कुछ रोज़ कबल हमारे पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के पास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी टीम के साथ तशरीफ़ लाए। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाकायदा तौर पर एतमाद में लिया और उन्हें बताया कि ये प्रपोजल्स हैं जो हम 27वीं आईनी तरमीम में लाना चाहते हैं। 3 नवंबर था जब हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो खुद इस ऐवान का हिस्सा हैं, उन्होंने 3 नवंबर को एक्स अकाउंट पे जो अपना है उस पर एक पोस्ट डाली जिसपे उन्होंने बताया कि इस तरह वज़ीर आज़म साहब आए हैं और इन नुकात पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल करना चाहते हैं। तो ये तो मैं समझती हूँ कि एक ऐसा कदम था जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान तो हमेशा ये बात करते हैं कि शफाफियत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो हमारी जमात से नहीं भी थे और जो हमारे क्रिटिक्स भी थे, उन्होंने भी इस बात को सराहा कि बिलावल साहब ने फ़ौरन उस पोस्ट के ज़रिए तमाम लोगों को इत्मीनान में लिया और बताया कि इस तरह का प्रपोज़ल बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी के सामने आया है। इसके बाद चेयरमैन साहब ने खुद अपने उस पोस्ट के अंदर 6 नवंबर की एक हमारी जो सीसी का ऐलान किया कि सदर मुमलिकत कतर के दौरे पर हैं और वापस आते ही वो 6 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हाईएस्ट फोरम है डिसीजन मेकिंग, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया गया। और इस बात को भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है कि सदर मुमलिकत कतर के दौरे से वापस आए, एयरपोर्ट से सीधा वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में तशरीफ़ लाए। तो सर, हम सिर्फ अपनी इस कमिटमेंट का इजहार यहाँ पर दोहराना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान के आइन में एक कोई प्रपोज़ल आ रहा है 27वीं तरमीम की शक्ल में, तो वो इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि इस पर हमें अपनी पार्टी की जो आला क़यादत है उसने फ़ौरन एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पार्टी की है उसका इजलास बुलाया। मुझे नहीं पता कि ये प्रैक्टिस किसी और जमात ने की या नहीं की, लेकिन मैं सिर्फ अपनी जमात की एक वर्किंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पहले पब्लिक को एतमाद में लिया गया उस एक्स पोस्ट के ज़रिए, और उसके बाद अपने तमाम जो मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के उनको बुलाया गया। एक हम टेबल पे बैठे। सर, वो एक दिन की मीटिंग नहीं थी या वो चंद घंटों की मीटिंग नहीं थी, वो मीटिंग 2 रोज़ चली है। वो एक दिन में हम डिस्कशन मुकम्मल नहीं कर पाए, लेकिन एक दिन के इस इख्तिताम पर खुद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने मीडिया को ब्रीफिंग दी, अपडेट दी कि क्या डिस्कस हुआ है, और दोबारा कल हम इस मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो आई जस्ट वांट टू शेयर द काइंड ऑफ सीरियसनेस एंड कमिटमेंट दैट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज शोन टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट वाज brought to us by the government on a certain date। तो ये तो हमारा एक तरीका था। अब सर, क्योंकि ये यहाँ ले हो चुका है, इससे कबल सेनेट में ये ले हुआ, उसके बाद फौरन, एंड आई वांट टू अप्रिशिएट यू पर्टिकुलरली हियर बिकॉज हमारी जो एडवाइजरी की मीटिंग थी जिसके अंदर तमाम लोग मेंबर्स हैं बशमूल अपोजिशन के, ये वहाँ पे आपने इत्मीनान में लिया था तमाम लोगों को कि जी पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा और दोनों हाउसेस की कमेटी मिलकर
जो ही ये अमेंडमेंट सामने आएगी, ऑफिशियल ड्राफ्ट सामने आएगा, तो दोनों हाउसेस की जो कमिटीज़ हैं लॉ एंड जस्टिस की, जो दीगर लेजिस्लेशन को भी देखती हैं, वो फ़ौरन बैठेंगी और इस पर सहर हासिल बहस होगी, जिसमें तमाम अरकान जो इसके रुकन हैं या अगर किसी और को इंटरेस्ट होगा तो वो भी इसमें आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस इसमें जमा करा सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं. सो आई थिंक दिस वाज इट्स अ वेरी गुड आइडिया फ्रॉम योर साइड, क्योंकि आपने इसको एक, मैं समझती हूँ, ओपननेस जो आपने इसमें शो की है पार्लियामेंट्री फोरम्स को एंगेज करने की, वो काबिल तहसीन है. सर, इसके बाद सेनेट के अंदर भी ये आ गया, ले हुआ, ये मीटिंग्स हुई और मैं जानती हूँ हमारे ऑनरेबल कॉलीग्स जो इस कमेटी का हिस्सा थे नेशनल असेंबली से या सेनेट से, उन्होंने long hours, these were marathon meetings, these meetings went on for many hours. रात को ये फारिग होते थे और यकीनन बड़ा एग्जॉस्टिव ये पूरा प्रोसेस था. इसमें बैक एंड फोर्थ भी हो रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी लीडरशिप से भी बात करनी थी, कोई मेंबर कोई राय देता था, कोई जमात कोई राय देती थी. तो ये एक प्रोसेस था जो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में ही फॉलो होता है. हमारे कुछ साथियों को अनडेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में भी काम करने की आदत है. मुझे याद है कि मरहूम जनरल मुशर्रफ के सबसे बड़े हामी जो हैं वो उस तरफ बैठे हैं. उनके रेफरेंडम में जो पोलिंग एजेंट से लेकर वोटर हो या कैंपेन चलाना हो, वो इनके जिम्मे था. तो मैं समझ सकती हूँ कि जमहूरी प्रोसेसेस को ये नहीं समझते, जमहूरी प्रोसेसेस इनके सर से गुजर जाते हैं. मैं समझ सकती हूँ कि जब ये यहाँ इनको जब हुकूमत दे दी गई थी, बिठा दिया गया था, और जब इनका स्पीकर यहाँ बैठा था, जिनका मैं बहुत ज़ाती तौर पे एहतराम करती हूँ, लेकिन बतौर स्पीकर मेरे उनके साथ बहुत इख्तलाफात हैं, क्योंकि वो दर्जनों बिल्स लाते थे और हर बिल जो था उसे पढ़ा नहीं जाता था, सिर्फ कहा जाता था पढ़ा हुआ समझा जाए. अब पढ़ा हुआ समझा जाए, अगर आप पार्लियामेंट को इस तरह के रूलिंग्स देते हैं तो ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक गिराने की बात है. लेकिन पार्लियामेंट का इस्तेहकाक उस दौर में बहुत ज़्यादा गिराया गया, जिस पर मैंने उस वक्त भी एतराज़ किया. मैं आज भी उनका एहतराम करते हुए उनकी उस रवैये और कॉन्डक्ट पे एतराज़ ज़रूर करती हूँ. और आज सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है. अगेन आई वुड से इट्स अ पैकेज. मैनी आर्टिकल्स जो हैं इसमें मेंशन्ड हैं, डिफरेंट नौयत के आर्टिकल्स हैं, और मुझे इस बात का पर फ़ख्र है कि इस पैकेज की फ़ाइनल शक्ल तो खैर फाइन ट्यूनिंग के बाद आई है, लेकिन इसके जो खदो खाल हैं वो हमारी पार्लियामेंट, हमारी जो पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है उसमें डिस्कस हुए हैं. सो आई एम अवेयर, एटलीस्ट आई कैन से दैट. आई डोंट नो हाउ मेनी मेंबर्स सिटिंग हियर फ्रॉम डिफरेंट रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज कैन क्लेम दैट, बट आई कैन टेल you that as a member of that executive committee, my leadership took me into confidence as soon as the government took them into confidence about this proposed constitutional amendment draft. सर, सेनेट से पास होने के बाद यहाँ पर पैसेज के लिए एक चीज़ आई है जिस पर हमें बात ज़रूर करनी है. इसमें कुछ चीज़ें किसी को इतराज़ हो सकता है, कोई हिमायत कर सकता है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अपनी जो गुफ्तगू है उसको इस सोच के साथ करें कि ये पाकिस्तान का मामला है, ये पाकिस्तान के आईन का मामला है. मुझे खुशी हुई कि आज बताया गया कि पाकिस्तान के इस आइन में प्रीएम्बल में चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स का जिक्र है. हम बार बार ये कहते थे कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को आप इस तरह जलील ना करें, आप चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को ये ना कहें कि मैं उनको रुलाऊंगा, मैं उनका एसी छीन लूंगा, मैं उनको ख्वार करूंगा, मैं इनकी चीखें निकालूंगा. तो हम चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए ये इज्जत आपसे बहुत अरसे से मांग रहे हैं कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को आप इज्जत दें. आप कहते हैं कानून के सामने सब जवाबदेह हैं और ये जमहूरियत है. तो हम आपको आज भी पूछते हैं कि आपने किस कानून के तहत 3 अप्रैल 2022 को इस असेंबली को डिसॉल्व किया था? आप बताइए. आप भी कानून के सामने उसी तरीके से जवाबदेह हैं. कल
کل جو موصوف یہاں یہ باتیں فرما رہے تھے, اگین میں ان کا ذاتی احترام کرتی ہوں, لیکن بطور اسپیکر انہوں نے وہ کرسی اپنے ڈیپٹی اسپیکر کو دے کر اس اسمبلی کو 3 اپریل 2022 کو ڈیزالو کروایا. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ جواب دہ ہیں نہ صرف قانون کے آگے بلکہ پورے پاکستان کے آگے, کیونکہ پاکستان کے ووٹرز کے ووٹ سے وہ اسمبلی بنی تھی جس کو آپ نے سرہن غیر قانونی, انلیگل, انکانسٹیٹیوشنل طور پر آپ نے ڈیزالو کیا. آپ نے اپنے دور حکومت میں اس اسمبلی کو جس طریقے سے چلایا وہ باتیں دور نہیں ہیں. ہم یہی بیٹھے تھے, ہم اس طرف تھے, اور بڑی بدقسمتی کی بات تھی اس دور کے ایک بجٹ سیشن کا میں حوالہ دوں گی جب اس سائٹ پر بیٹھی ہوئی وہ جماعت حکومت کے اندر بجٹ کی کتابیں اپوزیشن پر پھینک رہی تھی. میرے پاس سر میں الفاظ نہیں تھے. اٹ واز اے اسٹیٹ آف شاک دیٹ وی ور ان, کہ یہاں سے مطلب وہ پہلا بجٹ تھا جس پر گورنمنٹ نے بھی ری ایکٹ کیا. یعنی کہ وہ شاید اندر کی فرسٹریشن تھی, کیونکہ اس شخص کو یہ فالو کرتے ہیں اس کی ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ سے یہ سب واقف ہیں. دے آل نو کہ وہ شخص کیبنٹ میٹنگز کیسے چلاتا تھا, ابرپٹلی اٹھ جاتا تھا کیبنٹ میٹنگ کے ساتھ, کنکلوڈ نہیں کرتا تھا, لوگوں کو ہاتھ نہیں دیتا تھا, سریا میں سب دے نو. جو عزت دار آدمی ہے وہ قسم کھا کے مجھے کہے کہ میں غلط ہوں. اگر میں غلط ہوں, دیکھیں عزت اور بیزتی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو نہ کسی کی پگڑی رہتی, نہ کسی کی چادر رہتی, نہ کسی کا دوپٹہ رہتا. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے. تو لیکن جو غرور اور تکبر نعوذ باللہ ہم نے اس زمانے میں دیکھا, میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ وہ ہم اس دور میں دیکھیں. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, لیکن جن جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں کم از کم آج اس کا اعتراف کریں. آج مانے وہ بیانات غلط تھے, آج کہیں وہ غلط تھا. آپ ہمیں بتا رہے ہیں فوج کے احترام کی بات. سر فوج اس اسٹیٹ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 93,000 سولجرز دشمن کی جیلوں سے آزاد کرائے تھے. آج بھی پاکستان اس احسان کو نہیں بھولا. آج بھی وہ 93,000 جو سولجرز تھے وہ پاکستان کے سولجرز تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو وہ سہرا جاتا ہے. جو ہمیں کل بنگلہ دیش کی یہاں باتیں کی جا رہی تھی, شکر ادا کریں کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے کئی باتوں کو اس زمانے میں سامنے نہیں آنے دیا. کیوں؟ پاکستان کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی عزت کے لیے. ان کو تو 2 ٹکڑے ملک ملا تھا, انہوں نے تو اس ملک ٹوٹے پھوٹے پاکستان کا ان کو ذمہ داری سونپی گئی تھی. اور یہ تہمتیں جو کل لگا رہے تھے, میں ان سے کہوں گی کہ تاریخ پڑھیں, لیکن مسخ شدہ تاریخ نہ پڑھیں, صحیح تاریخ پڑھیں, ڈسٹورٹڈ ہسٹری نہ پڑھیں خدا را. کیونکہ آپ جو آج سیکھیں گے, اگر آپ نے وہ نیوٹرلٹی میں نہیں سیکھا تو آپ کل آنے والی نسلوں کا نقصان کریں گے. اگر آپ نے پری کنسیوڈ طریقے سے کوئی بات پڑھی یا ایک ٹاکسک طریقے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کی تو یو ول آلویز مس گائڈ the generations ahead of us. So sir, آپ کل ہی اس ایوان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سٹرگل, ان کی قربانیوں, ان کی جد و جہد کے حوالے سے ایک ریزولوشن ہمارے آنریبل کولیگز لائے, جسے اس ہاؤس نے unanimously اپروو کیا. اینڈ آئی وانٹ ٹو آلسو تھینک دس آگسٹ ہاؤس. ہم سب جانتے ہیں اس شہید کا سٹرگل. جب آپ کو تعریف کروانی ہے تو آپ بھٹو صاحب کی مثالیں دیتے ہیں, اور پھر یہاں بیٹھ کر جب پیپلز پارٹی پہ حملہ کرنا ہے تو اسی شہید کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں. دس از اے ویری رانگ پالیسی. اگر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے لیے کچھ کیا تو وہ ہم سب کے لیے کیا. ہر جماعت کو اس کا ادراک ہے اور ہونا چاہیے. اگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان کی وزیر اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ پوری مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہے تو اس کا صحرا پورے پاکستان کو ملا ہے, وہ عزت پورے پاکستان کو ملی ہے. She has been a global leader and she is recognized across the world. تو جب دنیا
शहीद बीबी के ऊपर फख्र करती है और आप बतौर पाकिस्तानी आई वुड से ये हमारी बदकिस्मती है कि हम नहीं समझ पाते इन चीज़ों को। लीडर्स जो आइकॉनिक होते हैं उन्हें पूरी दुनिया में हर मुल्क सेलिब्रेट करता है एंड वी डोंट अंडरस्टैंड एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई वी डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज हम पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन फॉर द रिकॉर्ड आई वांट टू आल्सो से दैट पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में एक पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था और ये इसका सेहरा सदर आसिफ अली जरदारी को जाता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि भी पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को इतना रखें कि हम पॉलिटिकल डायलॉग कर सकें। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप अपनी राय का इजहार करें, आपको किसी ने नहीं कहा कि आप अपनी बात ना कहें, आप करें, लेकिन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इतना काम रखें कि कल को हम मुल्क के लिए फैसले जो होते हैं उसमें बैठ के बात कर सकें।